Hello everyone, welcome to Deepika Language Academy. My name is Deepika Shukla and if you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. Friends, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस मिलती हैं, तो मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो हिंदी की अभी अपलोड की थी, जो हिंदी साहित्य का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें आपने पढ़ा उसमें पढ़ा था कि हिंदी साहित्य क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है और उसमें आपने पढ़ा था, स्टार्टिंग का जो पार्ट था उसको पढ़ा था। अब ये हमारा हिंदी साहित्य का सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये जो वीडियोस हैं, ये अगर आप देखिए किसी भी हिंदी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर इसके अलावा आप किसी भी टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें जैसे आप अभी आपका जुलाई में जो यूपी टेट का एग्जाम होगा, उसके साथ ही अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम लगाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति काल। ठीक, तो भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य में भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, जो हिंदी साहित्य है उसमें भक्ति काल, अगर हम बात करते हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 आपका सगुण भक्ति और नंबर 2 आपका क्या है? निर्गुण भक्ति। अब देखिए, जब हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति है क्या। तो देखिए, सगुण भक्ति क्या होती है? जहाँ पर हम किसी परमात्मा, किसी ईश्वर के अंश को, उसका एक अपने मतलब माइंड में एक उसकी इमेज बनाकर जब उसकी प्रार्थना करते हैं, कोई आकार, कोई रंग रूप, उसकी उनकी कुछ क्वालिटीज जब ये हमारे दिमाग में होती है और उसको मान के जब हम उनकी आराधना करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सगुण भक्ति। जैसे अब हम लोग वर्तमान में राम जी की आराधना करते तो उनका एक इमेज हमारे दिमाग में है कि राम जी ऐसे थे, राधा जी की इमेज है, हनुमान जी की इमेज है कि वो ऐसे दिखते थे। तो जब कोई इमेज बनाकर कोई रंग रूप आकार जब होता है परमात्मा का, तो उसे हम कहते हैं सगुण भक्ति। उसके साथ ही अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति की, तो निर्गुण भक्ति क्या होती है? निर्गुण भक्ति उसे कहते हैं जहाँ पर बिना किसी ईश्वर का कोई रंग, ये माना जाता है कि ईश्वर एक है, उसका कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। ठीक है, निराकार या निर्गुण। निर का मतलब होता है बिना, बिना गुण, बिना रंग रूप आकार का, तो वो क्या कहलाती है? निर्गुण भक्ति। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो सगुण भक्ति में अगर हम बात करते हैं तो सगुण भक्ति को, अब देखिए, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को पहले, अब जो भक्ति काल है, भक्ति काल को दो कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। जस्ट वेट। ठीक, अब देखिए, जो क्या है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया सगुण भक्ति, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा निर्गुण भक्ति। ठीक है। अब जो सगुण भक्ति होती है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। ठीक, सगुण भक्ति को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो जिसे बोलते हैं राम भक्ति शाखा और एक बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा। एक आपकी हो गई राम भक्ति शाखा, ठीक है, और दूसरी आपकी हो गई कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है। और राम भक्ति शाखा में अगर हम बात करें तो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो किसे माना जाता है? तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को माना जाता है, जिन्होंने क्या किया था? श्री रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी। तो उन्हें राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों में, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों में सूरदास, रसखान, बिहारी, रहीम व मीराबाई को माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, निर्गुण भक्ति की अगर जब बात की जाती है तो निर्गुण भक्ति में संत का विधारा व सूफी का विधारा। देखिए, सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति, तो निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा जाता है। निर्गुण भक्ति में संत का विधारा और सूफी का विधारा, दो धारा का विधाराएं होती हैं, संत का विधारा और सूफी का विधारा। अब इसमें देखिए, जो संत काव्य धारा होती है इसे हम क्या कहते हैं? संत काव्य धारा को कहा जाता है
संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानाश्रयी। और यहाँ पे सूफी काव्यधारा को क्या कहा जाता है? सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी कहा जाता है। ठीक, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं अगर संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, तो संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माना जाता है नानक जी को, रविदास जी को और कबीरदास जी। तो संत काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो नानक, रविदास और कबीरदास जी। और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये पॉइंट आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? नानक, रविदास व कबीर। और सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, अब देखिए हम अगर भक्ति काल के कवियों को ट्रिक से याद करने की बात करें, उसमें मैंने आपको एक देखिए ट्रिक बताई थी जब आपने फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था, तो उसी तरह से हमारे वीडियोस में आपको कुछ याद करने के लिए कुछ इजी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब देखिए ट्रिक की, तो ट्रिक क्या हो जाएगी? तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। ये सब कौन है? ये ट्रिक से आप याद करेंगे, ये हैं भक्ति काल के कवि। अब देखिए क्या हो जाएगा? तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। अब तुलसी से क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो गया। और यहाँ पर मीरा से क्या हो जाएगा? मीराबाई हो जाएगा। ठीक है, रहीम से क्या हो जाएगा? रहीम दास तो जी तो पूरा लिखा ही है। कब्र से हमारा क्या बनेगा? तो कब्र से बनेगा कबीरदास। ठीक है, क्या बनेगा कब्र से? जस्ट वेट, कब्र से क्या बनेगा? कब्र से बनेगा कबीर। ठीक है, सूरजमुखी से क्या बनेगा? सूरदास। क्या बनेगा? सूरदास। और रस से क्या बनेगा? रस से हमारा बनेगा रस खान। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भक्ति काल के कवि। तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। बस इतनी ट्रिक आपको याद रखनी है और भक्ति काल के जो कवि हुए वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं रीतिकाल, तो रीतिकाल में देखिए आपको क्या पढ़ना है। अब रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। अब देखिए रीतिबद्ध क्या होता है? तो रीतिबद्ध जो है इसके जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे? केशवदास थे। कौन थे? केशवदास थे। अब रीति मुक्त के कवि कौन थे? घनानंद थे। कौन थे? घनानंद थे। रीति सिद्ध के जो कवि थे वो किसे माना जाता है? तो रीति सिद्ध के कवि माना जाता है बिहारी जी को। ठीक है, अब अगर हम इसी में ट्रिक की बात करें तो देखिए इसमें ट्रिक क्या हो जाएगी? भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। ठीक, ट्रिक क्या हो जाएगी? भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। अब देखिए ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये आप अगर अपने नोट्स में नोट करना चाहते हैं तो आप अलग से नोट कर लीजिए। देखिए भिखारी दास से क्या हो जाएगा? भिखारी दास। ठीक, ये हो गया। सेना से हो जाएगा सेनापति। ठीक, सेना से क्या हो जाएगा? सेना से हो जाएगा सेनापति। ठीक, एक कवि थे जिनका नाम क्या था? सेनापति। ठीक, बिहारी से तो बिहारी दास जी आपको पता है। ठीक, सेना फिर से वही हो गया। भूखा से क्या हो जाएगा? भूषण। भू से क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। मारकर से इससे क्या हो जाएगा? इससे बनेगा पद्माकर। क्या बनेगा? पद्माकर। ठीक है, और भूखा मार का आनंद लिया, आनंद से हो जाएगा, आनंद से क्या हो जाएगा? घनानंद। क्या हो जाएगा आपका? घनानंद। तो भिखारी दास से भिखारी दास। ठीक, सेना से सेनापति बिहारी दास बिहारी, और भूखा से भूषण, मारकर से पद्माकर, आनंद से घनानंद। ठीक है, और अगर रीतिकाल के हम प्रतिनिधि कवि की बात करें तो किसे माना जाता है? प्रतिनिधि कवि माना जाता है केशवदास को। तो देखिए रीतिकाल
क्या है, कितने भागों में बांटा गया, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया कि मेरे चैनल पे आपको कम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के चैप्टर, ठीक, इंग्लिश के चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगी। अभी अप्रैल से ही मैं स्टार्ट करूँगी, उसमें आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, जैसे कोई चैप्टर अगर बड़ा होगा तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो आप 10th और या वो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश आप सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी टेट और सीटेट जो पास किया है बहुत अच्छे नंबरों से, ठीक, तो उसके लिए मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसी के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, और जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो PYQ है वो भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अब देखिए, हम बात करते हैं आधुनिक काल। तो जैसा कि मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था हिंदी साहित्य का, उसमें भी बताया था कि आधुनिक काल को गद्य काल या भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, आधुनिक काल को गद्य काल या भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। अब आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये नाम इनके याद रखने हैं। आधुनिक काल को क्या किया जाता है, 6 भागों में बांटा जाता है। और 6 भाग कौन कौन से हैं, तो 6 भाग में आपका देखिए क्या है, फर्स्ट है आपका भारतेंदु युग, ठीक। अभी मैं इनका आपको टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, तो अभी मैं इनका आपको टाइम पीरियड भी अभी नोट करके बता देती हूँ, ठीक है। तो जो आधुनिक काल है, इसका जो आपका जो प्रथम जो भाग है वो कौन सा है, वो आपका है भारतेंदु युग, ठीक। और द्वितीय भाग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय से याद रखिएगा द्विवेदी युग, ठीक है। द्वितीय से कभी कभी इनको सीरियल से लगाने को भी पूछ सकते हैं या मैच करने को बोल देंगे ईयर वाइज, तो मैं अभी आपको इनके ईयर भी यहाँ पे बता देती हूँ, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका प्रथम हो जाता है भारतेंदु युग, द्वितीय हो जाएगा द्विवेदी युग, उसके बाद फिर होता है छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी और नई कविता युग। अब देखिए, इनको अगर आप सीरियल से लर्न करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको ये लर्न हो जाएंगे, ठीक। बस आपको 2-3 बार इनको पढ़ना है, ठीक, क्या करना है, 2-3 बार इनको सिर्फ पढ़ना है। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इनको नोट करके बता देती हूँ, ठीक। अभी हाँ, ठीक है, अगर आप 2-3 बार सिर्फ इनको देख लेंगे तो 2-3 बार में ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। तो देखिए, 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता युग। अब देखिए, भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है, तो भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1850 टू 1900 ईस्वी। कितना माना जाता है, 1850 टू 1900, ठीक, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग का टाइम पीरियड कब तक है, 1900 से 1920, 1920, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें आपका छायावादी युग, तो छायावादी युग कब से स्टार्ट होता है, देखिए, जब एक ओवर होगा वहीं से आपका दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये माना जाता है 1920 से आपका माना जाता है 1936, ठीक है। ये कब तक माना जाता है, 1906। उसके बाद अगर हम बात करें प्रगतिवादी युग, तो प्रगतिवादी युग आपका माना जाता है, जस्ट वेट फ्रेंड्स, ठीक। यहाँ पे आपका छायावादी युग कब तक था, 1936 तक। कुछ प्रॉब्लम हो रही है टाइपिंग में, 1936 ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगर आपका प्रगतिवादी, तो प्रगतिवादी माना जाता है आपका 1936 टू 1943, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रयोगवादी, तो प्रयोगवादी आपका होता है 1943 से लेकर आपका 1950 तक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपका नई कविता युग है ये माना जाता है आपका 1950 से लेकर टिल नाउ, यानी कि अब तक। ठीक, टिल नाउ। तो ये आपके टाइम पीरियड भी हो चुके हैं। देखिए, भारतेंदु युग भारतेंदु युग आपका हो गया जो 1850 टू 1900, द्विवेदी युग 1900 टू 1920, छायावादी युग 1920 टू 1936, प्रगतिवादी 1936 टू 1943 और प्रयोगवादी युग आपका 1943 टू 1950 और नई कविता युग आपका 1950 टू टिल नाउ, यानी कि अब तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो हिंदी साहित्य की जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जो हमारी अगली जो वीडियो आएगी कल, उसमें आपको आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं, जो रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है, हिंदी के एग्जाम में जो जो रचनाएं आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, वो देखने को मिलेंगे एक वीडियो में। मैं आपको कंप्लीट सारी जो आपकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो और उनके जो कवि और लेखक जो है वो करा दूंगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल दीपिका लैंग्वेज अकेडमी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स।